हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर पर। आज मैं कराने जा रही हूँ बेटा सामान्य विज्ञान के जो क्वेश्चंस हैं हम इस सीरीज में करा रहे हैं। ठीक है, तो अभी बात करें तो मैंने एक क्वेश्चन यहीं पर लिख लिया है, थोड़ा सा लंबा था, लेंथी था, इस वजह से मैंने पहले ही इसको लिख लिया है जिससे कि ज़्यादा टाइम खराब ना हो। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आर्मी के पूछे जा चुके हैं अब तक, वो सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। 6th या 7th वीडियो है। यदि किसी ने भी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो ज़रूर देखें। क्यों? क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चंस कराए बेटा सारे के सारे आ चुके हैं। आगे भी वही वीडियोस चलेंगी, वही क्लासेस हम कराएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, यदि एक बंद कमरे में कार्यरत फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाता है, यदि एक बंद कमरे में कार्यरत फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए है बेटा बढ़ेगा, ऑप्शन बी है घटेगा, ऑप्शन सी है नियत रहेगा। नियत रहेगा का मतलब ये है कि जितना टेम्परेचर पहले था क्या उतना ही रहेगा, और ऑप्शन डी है बेटा इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आपको अपने हिसाब से आंसर लगाना है, 30 सेकेंड का टाइम है, उसके बाद मैं आपको आंसर इसका बताती हूँ। चलिए आंसर लगा के देखिए, बढ़ेगा, घटेगा या नियत रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं, कौन सा आंसर आप लगा रहे हो? तो बेटा इसमें आंसर जो होगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे बेटा? आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रिज में कौन सी गैस जो है भरी जाती है ठंडक के लिए, तो आपको याद होगा या फिर आपको पता ही होगा कौन सी है, फ्रियोन गैस। क्वेश्चन आएगा कि फ्रिज में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, आप बताओगे फ्रियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है बेटा कि सामान्य जो कमरा होता है इसका तापमान कितना होता है, तो कितना बताओगे आप? बताइए तापमान, ये आपको मैं क्वेश्चन दे रही हूं, ठीक है, ये आपको कमेंट में जरूर बताना है। क्या बताना है? क्वेश्चन ये है बेटा कि सामान्य कमरे का तापमान यानी टेम्परेचर जो होता है एक सामान्य रूम का कितना होगा, तापमान कितना होता है, ये आपको कमेंट में करके बताना है। जो जो बच्चे आंसर देंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम जरूर बोलूंगी बेटा, ठीक है। सामान्य कमरे का तापमान, ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। नेक्स्ट है पानी किन किन तत्वों से मिलकर बनता है? पानी किन किन तत्वों से मिलकर बनता है? ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑप्शन बी है बेटा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसका मतलब आपको पता ही होगा, ये जो मैंने लगा दिया ना कॉमा, इसका मतलब ऑक्सीजन है यहाँ। नेक्स्ट है ऑक्सीजन और हीलियम, और ऑप्शन डी है बेटा नन, इनमें से कोई नहीं। पानी किन किन तत्वों से मिलकर बनता है आपने अब तक सोच ही लिया होगा, तो ऑप्शन देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नहीं बेटा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ये मिश्रण नहीं होता है। किन किन का होता है यदि हम बात करें तो पानी मिश्रण भी नहीं है, मिक्सचर नहीं है बेटा, याद रखना ये क्या है, तो यौगिक होता है। क्या है? यौगिक यानी कंपाउंड होता है। बात करें कंपाउंड क्या है, तो जब दो या दो से अधिक, मैंने क्या कहा, या तो दो हो या फिर दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं और इन तत्वों का कैसा हो, निश्चित अनुपात, मतलब दो या दो से अधिक तत्वों को यदि निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, हमें रेशो पता है, फिक्स रेशो पता है कि कितना है, तो इससे जो बनने वाला होगा उसे हम क्या कहेंगे बेटा, कंपाउंड कहेंगे। जैसे मैंने कहा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये इसमें हमें पता है हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 है, सल्फर है, और ऑक्सीजन के कितने अणु हैं इसमें,
4 है। तो इसमें हमें रेशो फिक्स पता है बेटा, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये है यौगिक यानी कंपाउंड। इस तरह से ही पानी जो होता है ये क्या होता है, H2O इसका सूत्र है। तो इसमें हमें पता है हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से और क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, तो देखिए क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन के सिलेंडर का प्रयोग कौन करेगा भाई, तो ऑक्सीजन के सिलेंडर का करेंगे प्रयोग गोताखोर। क्वेश्चन आएगा कि गोताखोर जो ऑक्सीजन लेके जाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, गोताखोर का मतलब है जो पानी के अंदर जाते हैं, गोताखोर पानी के अंदर जब ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ में इसमें कौन सी गैस भरी होती है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। तो आप आंसर लगाओगे हीलियम गैस भरी होती है। मान लो 3 गैसेस होती हैं, उसमें तीनों का ही पूछ ले, तो एक तो हो गई बेटा ऑक्सीजन, एक हो गई हीलियम, और तीसरी गैस होती है कौन सी, नाइट्रोजन। तो ये आपको याद रखना है कि और तीसरी गैस, क्योंकि इतना नाइट्रोजन का नहीं पूछा जाता, हीलियम का पूछा जाता है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है, हीलियम। अब हीलियम क्यों ही भरते हैं, और कोई गैस क्यों नहीं भरते बेटा, हीलियम क्योंकि सबसे हल्की गैस है, और गोताखोर यदि मान लो पानी में डूबता है तो उस समय सबसे हल्की गैस उसके साथ है, जिससे कि वो ऊपर तैर करके बहुत आसानी से आ सकता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, पर्वतों पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है। ऑप्शन है, पहले क्वेश्चन लिखिए, पर्वतों यहां आएगा, पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है। ऑप्शन ए है बेटा, क्योंकि वहां ऑक्सीजन का अधिक दाब होता है, अधिक दाब होता है। ऑप्शन बी है बेटा, ऑक्सीजन की कमी के कारण। ऑप्शन सी है, CO2 की अधिकता के कारण, या फिर नन, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताइएगा, पर्वतों पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है, आपने आंसर लगा ही लिया होगा। तो यहाँ आंसर बनेगा बेटा ऑक्सीजन की कमी होने के कारण। ये भी तो आंसर हो सकता है जी, जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो CO2 ज़्यादा होगा, है ना, ये सोच रहे होंगे आप। बेटा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, आप इतना नहीं सोचोगे कि मैम ये क्यों नहीं हो रहा है। क्यों बेटा, इससे पहले ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे लिए सांस जब हम लेते हैं तो कौन सी गैस जो है हम लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं। तो इस वजह से आप आंसर क्या करोगे, और ऑप्शन से बी आपका सही हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण। क्यों, क्योंकि जब भी हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, ऊंचाई पर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम होता है, और इसीलिए आपसे क्वेश्चन भी आता है, इसीलिए कि पर्वतों पर जितने भी लोग रहते हैं उनमें RBCs की संख्या हमसे ज़्यादा काउंटिंग में मिलती है। आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्मल जैसे हम समतल पर रह रहे हैं, कोई भी पहाड़ या फिर पर्वत पर हम नहीं हैं, लेकिन बेटा उत्तराखंड की तरफ हम जाएं तो उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में पहाड़ हैं, उन पर जो भी लोग रहते हैं वो हमसे थोड़े से अलग से दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ों पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। अब कैसे जी, थोड़े से अलग कैसे हैं, तो थोड़े से अलग ऐसे हैं कि हमारे चेहरे पर ना इतनी लालामी नहीं होती है, इतना लाल चेहरा नहीं होता है। उनका जो चेहरा होता है बेटा ऐसे होता है जैसे कश्मीरी सेब हो, लाल कलर का थोड़ा सा रहेगा। क्यों, क्योंकि उनकी RBCs काउंटिंग में हमसे ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फ्यूजन रिएक्शन किसकी मदद से चालू होता है। फ्यूजन
रिएक्शन किसकी मदद से चालू होता है? ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन की मदद से, ऑप्शन बी प्रोटॉन की मदद से, ऑप्शन सी है बेटा उच्च तापमान, या फिर ऑप्शन डी है निम्न तापमान। आंसर लगाइए। उसके बाद फ्यूजन रिएक्शन जानते होंगे आप किसकी मदद से चालू होता है। तो फ्यूजन रिएक्शन कैसा फ्यूज उड़ता है ना, तार पिघल जाते हैं, वही वाला फ्यूजन रिएक्शन किसकी मदद से। अब आप समझ गए होंगे किसकी मदद होगी इसमें। तो जब भी हाई वोल्टेज होता है या फिर कहेंगे हाई टेम्परेचर होता है तो उसके कारण ही हमारा फ्यूज रिएक्शन चालू हो जाता है। बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन था। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन ये वाला तो आपसे कभी भी गलत हो ही नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि सभी को पता होता है कि जब हाई टेम्परेचर होगा तो ही फ्यूजन रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो आपसे यहाँ से कोई भी बनता है क्वेश्चन तो आप यहाँ तक सही ही करोगे। नेक्स्ट बेटा चर्बी। चर्बी मतलब फैट होता है और या तो चर्बी आएगा या आएगा फिर वसा। वसा में कौन कौन से प्रोटीन घुलते हैं या फिर घुल जाते हैं? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा बेटा बी और सी। ऑप्शन बी है आप लगा लीजिए सी और डी। ऑप्शन सी है के ई डी ए और ऑप्शन डी हो जाएगा बेटा ये सभी। आंसर लगाइए। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। चर्बी या फैट जो होता है यानी वसा में कौन कौन से प्रोटीन नहीं या विटामिन आएगा। कौन कौन से विटामिन, प्रोटीन नहीं है विटामिन आएगा। विटामिन घुलते हैं या फिर घुल जाते हैं। तो बताइए विटामिन बी या सी या फिर सी और डी, के ई डी ए और ये सभी। आपको पता होगा जब मैंने विटामिन कराए थे तो उस समय आपको बताया था कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन जो होते हैं बेटा ये दो प्रकार के होते हैं। घुलनशीलता मतलब घुलने के आधार पर। अब किस किस में घुलते हैं? एक तो जल में घुलनशील होते हैं और एक होते हैं वसा में, जो कि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है चर्बी में, ठीक है, फैट में। अब जल में घुलनशील मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था बेटा कि गई भैंस पानी में, बी और सी। बचे कुचे कौन से? तो ये रहे के ई डी ए और इसको हमने ऐसे याद किया था कि के ई डी ए कीड़ा पढ़ना है इसको, और कीड़ा किस में गिर गया? तो वसा में। वसा को हम किसके रूप में देखते हैं? देखो घी जैसे ही हमारे माइंड में आता है तो हम समझते हैं फैट है। तो घी में क्या गिर गया बेटा? कीड़ा, के ई डी ए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? आपसे क्वेश्चन बनेगा, देखो बी के तो 12 है तो यहाँ पर एक प्रॉपर नाम नहीं होगा। B1 B2 ऐसे करके पूछता तो B1 का थायमिन और B2 का राइबोफ्लेविन। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आपने बताना है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक एसिड नाम होता है। यदि बात करें बी की तो बी ऑप्शन की, तो इसमें सी तो यही हो गया। क्वेश्चन पूछेगा सी की कमी से कौन सा रोग? स्कर्वी। कौन सा? स्कर्वी। स्कर्वी रोग क्या है जी? स्कर्वी रोग में क्या होगा? मसूड़े फूल जाते हैं और मसूड़ों से खून आने लगता है। तो मसूड़ों से खून आना किसका उदाहरण है? ये स्कर्वी हो गया जी, स्कर्वी का लक्षण है। नेक्स्ट है डी। डी का रासायनिक नाम क्या है? आप बताओगे। कैल्सीफेरॉल है, कैल्सी है, कैल्सीफेरॉल है। यदि बात करें कि इसकी कमी से रोग कौन कौन से होंगे, तो दो रोग होते हैं बेटा। एक होता है रिकेट्स जो कि बच्चों में होगा और दूसरा होता है ऑस्टोमलेशियाई। ऑस्टोमलेशियाई। ऑस्टोमलेशियाई जो रोग होता है ये किस में होगा बेटा? ये होगा वयस्कों में या फिर अडल्ट में ये रोग होता है। यहाँ से आप ऐसे करके इसका आंसर करोगे। नेक्स्ट बेटा के।
के का नाम क्या है, रासायनिक नाम, इसका नाम है नैफ्थाक्विनोन, नैफ्थाक्विनोन। और यदि पूछे कौन सा रोग होगा, रक्त का थक्का ना बनना, ब्लड क्लॉटिंग इसमें नहीं होती है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है यदि किसी व्यक्ति में विटामिन के की कमी हो जाए तो। डी हो गया था, आ जाइए इधर। तो अब कौन सा बचा, ई की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है बेटा टोकोफेरॉल। और हमने याद किया था कैसे, इस नाम को हमने ऐसे याद किया था कि ई की कमी हो जाएगी तो बांझपन और नपुंसकता हो जाएगा, और जब बच्चे नहीं होंगे इसका मतलब बच्चे नहीं होना, और जब बच्चे नहीं होंगे तो सब टोकते रहेंगे, टोकोफेरॉल। इसका क्या है ये आप बताओगे, विटामिन ए का कमेंट में बताइए। चलो, विटामिन ए का रासायनिक नाम बहुत बार पूछा जा चुका है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, पहले भी मैंने एक क्वेश्चन दिया था, आप उसका आंसर जरूर दोगे कमेंट में, ठीक है। चलो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, यहाँ से मेरे ख्याल से जो बनेगा क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे। ओके, तो यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि यदि ऐसे इस क्वेश्चन करते हैं, एक सामान्य नेत्र मतलब आंख, कई बच्चे होते हैं कि शब्दों को ही पता नहीं क्या क्या, नेत्र यानी आंख के लिए सुस्पष्ट मतलब जिसे हम अच्छे से देख सकते हो, सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, न्यूनतम दूरी क्या है। क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति है, पर्सन है, उसकी आंख है, नेत्र है, उसके लिए बेटा सुस्पष्ट यानी वो ठीक से देख सके उतनी दूरी बतानी है, न्यूनतम दूरी। ऑप्शंस है 25 मीटर, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है बेटा 20 मीटर, और ऑप्शन डी है 20 सेंटीमीटर। आंसर लगाइए। एक सामान्य नेत्र या आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम, दृष्टि मतलब देखना, दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, या 20 मीटर, या 20 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर यहाँ होगा। क्वेश्चन आंख से भी पूछ लेता है, थोड़ा ध्यान दोगे। आंखों में बेटा एक रोग होता है, कौन सा, रतौंधी। कौन सा होता है, रतौंधी होता है, और किस विटामिन की कमी से होता है, ये होता है विटामिन ए की कमी से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आंखों के अंदर हमारे आंसू होते हैं, और आंसू आते हैं किस ग्लैंड के कारण बेटा, तो बताओगे लैक्राइमल ग्रंथि के कारण, लैक्राइमल ग्लैंड के कारण। अब लैक्राइमल ग्लैंड के कारण क्या आए, आंसू, इसी वजह से इसे कहते हैं अश्रु ग्रंथि। क्या कहेंगे बेटा, अश्रु ग्रंथि के रूप में इसे जाना जाता है, किसको, लैक्राइमल को। क्वेश्चन आएगा कि आंसुओं के अंदर कौन सा एंजाइम जीवाणुओं को नष्ट करता है। देखो, आप बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो, तो उस समय ना कभी कभार कीड़ा डल जाता है, आंख में गिर जाता है, तो आपने देखा होगा, आप ऐसे करके रगड़ा लगा लिया, थोड़ी देर बाद आपको ऐसे मिर्च सी लगी और अपने आप शांत हो गई। वो जलन जो है वो अपने आप शांत नहीं हुई है बच्चे, क्यों, क्योंकि किसने की है, आंसुओं के अंदर एक एंजाइम होता है, कौन सा, लाइसोजाइम। इस एंजाइम ने आपका एंटीबायोटिक की कार्य किया, और उसके बाद में वो जो जलन थी वो शांत हो गई। और इसी वजह से क्वेश्चन बनता है कि आंसुओं के अंदर कौन सा एंजाइम हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, इतनी यानी कि जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं इन्हें नष्ट करने का कार्य करता है। आप बताओगे लाइसोजाइम है। ओके, तो यहाँ से मेरे ख्याल से जो भी एक जीरोपथैल्मिया भी पूछ लिया जाता है, जीरोपथैल्मिया से क्वेश्चन बनेगा कि ये किससे संबंधित बीमारी है, तो ये भी आंखों से संबंधित आपकी बीमारी होती है। ठीक है, आप याद रखोगे यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन कराए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है बेटा आपको, क्योंकि इसमें बायोलॉजी ही नहीं, कुछ क्वेश्चंस मैंने केमिस्ट्री, फिजिक्स इनके भी लिए हैं, तो आगे करते हैं बेटा। क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य
करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बताइए। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है क्वेश्चन। ऐसे ही करके आप ऑप्शन नहीं, बिना ऑप्शन के ही बताइए। ऑप्शन बोल रही हूँ बस मैं। शक्ति, बल, ऊर्जा या फिर वाट, क्या कहते हैं? शक्ति, ऊर्जा, बल या फिर वाट। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊर्जा, यानी एनर्जी हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता जो होगी उसे कहेंगे हम ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यदि रक्त समूह बी के व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता है, यदि रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप कौन सा है? बी वाले व्यक्ति को रक्त की जरूरत है, तो उसे किस किस रक्त समूह वाले व्यक्ति रक्त दे सकते हैं? क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। चलिए रक्त दे सकते हैं। ऑप्शन ए है बेटा बी और ओ। ऑप्शन बी है ए और बी। ऑप्शन सी है आपका ए बी हो गया, सिर्फ ओ, और ऑप्शन डी है बेटा ए। बताओ कौन सा आंसर होगा? यदि रक्त मान लो किसी को चोट लगी और चोट में ज़्यादा रक्त, उसका ब्लड जो है बह गया है और उसमें उसको ज़रूरत पड़ जाती है रक्त की, तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप ऐसे हैं जो ब्लड डोनेट उसे कर सकते हैं, उसे रक्त दे सकते हैं? क्वेश्चन ये है। चलिए बताइएगा। बी और ओ, ए और बी, ओ या फिर ए। आंसर हो जाएगा बेटा, देखो बी वाला व्यक्ति है तो बी तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, मतलब बी मिलेगा, इसमें भी जी बी। तो उसके बाद में सर्वदाता होता है बेटा, यूनिवर्सल डोनर होता है जो सभी को रक्त दे सकता है। वो कौन सा है? ए है या बी है? सॉरी ओ है। तो कौन सा है? ओ। तो हमें मिल गया, देखो बी भी दे सकता है, ओ भी। और ओ में सर्वदाता में यूनिवर्सल डोनर में पूछ ले बेटा ओ कौन सा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। यदि बात करें पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आए, तो पीएच फैक्टर से पता होता है। पीएच फैक्टर जिसमें है उसे कहेंगे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, और पीएच फैक्टर नहीं है तो ब्लड ग्रुप ऐसा है नेगेटिव। तो ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है? ब्लड को या कहेंगे यूनिवर्सल डोनर होता है, सर्वदाता, सभी को दे सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा आपसे ऑप्शन ए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं? 4 प्रकार के हैं। किसने खोज करी थी रक्त समूह की? कौन था? कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज करी थी इसकी। कौन सी? तो एबीओ सिस्टम की करी थी, मतलब ए ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ, है ना, इन तीनों की। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन लिखिएगा, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन का सिद्धांत किसने दिया? उत्परिवर्तन या फिर म्यूटेशन का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है बेटा डार्विन। डार्विन, ये तो गलती हो गया है बिल्कुल। ऑप्शन बी है बच्चे डी वेरिस। ऑप्शन सी है ल्यूवेनहॉक, और ऑप्शन डी है बच्चे रॉबर्ट कोच। बताइए कौन सा आंसर आप लगाओगे? उत्परिवर्तन या फिर हम कहेंगे इसे म्यूटेशन का सिद्धांत किसने दिया? आंसर क्या है? आंसर बताइए, आप जरूर कमेंट में बताओगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है इसका बेटा डी वेरिस। कौन सा है? डी वेरिस। ऑप्शन बी आपका आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है।
इसमें मेरे ख्याल से 15-20 क्वेश्चन होंगे, 10-15 से ज़्यादा ही है मेरे ख्याल से। लेकिन जितने भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बन रहे हैं वो 30-35 से भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये वीडियोस आपको खुद तो देखनी ही है, क्यों? क्योंकि पेपर में आ रहा है, जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं यहीं से बनते बेटा। और जितने भी एग्जाम की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, जो आप जिन्हें भी जानते हैं, इस क्लास को आपको शेयर करना है। ओके, तो देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।